अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मोहम्मद तैयब। आज हम नेक्स्ट लेक्चर साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने सेल वॉल को डिस्कस कर लिया। अब हमने साइटोप्लाज्म पे मूव ऑन करना है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म की सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे कि साइटोप्लाज्म होता क्या है और ये सेल का कौन सा कंपोनेंट है। तो साइटोप्लाज्म क्या है? ये है एक फ्लूइड। फ्लूइड की डेफिनेशन हमने की थी कि एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। अब ये फ्लूइड है और उसके बाद ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये सेल मेम्ब्रेन यानी कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और किसके दरमियान? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान प्रेजेंट होता है। सबसे पहले ये फ्लूइड है और ऐसा फ्लूइड जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि जो कि न्यूक्लियस को बाउंड करती है, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं साइटोप्लाज्म यानी कि सेल का प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है? मीन के प्लाज्मा ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि फ्लूइड के लिए यूटिलाइज होती है। हम यहाँ पे ड्रा करते हैं और इसकी कंपोजिशन और इसके जो स्ट्रक्चर के बारे में, मीन के इसके फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है सेल में, उसके बारे में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम एनिमल सेल को ड्रा कर लेते हैं क्योंकि सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड यूनिट स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एनिमल बॉडी। हमने ये सेल ड्रा किया और ये कौन सा है? हमारे पास एक एनिमल सेल है। अब एनिमल सेल की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि इसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक, क्या होगी? इसको हमने क्या कह दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एक्सटर्नल बाउंड्री है, जो कि एनवायरनमेंट से सेल को सेपरेट करती है और इसके अंदर क्या सेल अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। दूसरा, इसके पास क्या होता है? एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, कंट्रोल हाउस ऑफ सेल। ठीक, क्या होता है? कंट्रोल हाउस ऑफ सेल, जिसे हमने क्या कहा था? न्यूक्लियस कहा था। और न्यूक्लियस को जो बाउंड करती है मेम्ब्रेन, हमने उसका नाम रखा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये क्या करेगी? न्यूक्लियर प्लाज्म को सेपरेट करेगी। किससे? इस वाले साइटोप्लाज्म से सेपरेट करेगी। अब ये वाला जो बाकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर है यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो भी दरमियानी स्ट्रक्चर है, ये फ्लूइड लाइक होता है। क्या होता है? हमारे पास फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें क्या होती है? सोल्यूबल पार्टिकल्स भी होते हैं और क्या होते हैं? इनसोल्यूबल पार्टिकल्स भी होते हैं। तो हमने इस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को हमने कहा है साइटोप्लाज्म। क्या कहा है? साइटोप्लाज्म मीन के फ्लूइड that is present between the plasma membrane and the nuclear membrane is called cytoplasm। अब हम मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि साइटोप्लाज्म की जो हमारे पास कन्फिगरेशंस है, मेन के कंपोजिशन है, किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो इनमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? तो कंपोजिशन को हमने यहाँ पे स्टडी करना है और इसको ब्रीफली स्टडी करना है ताकि हम इसकी कंपोजिशन को अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले ये फ्लूइड लाइक है। तो फ्लूइड लाइक का मतलब क्या है कि ये फ्लो कर सकता होगा। और इसमें हमने पढ़ा है कि जो सेल में क्या होता है? जो सेल होता है उसमें जो हमारे पास 70% होता है वो क्या होता है? वाटर। मेन के सेल में 70% क्या होता है? वाटर होता है। तो हमारे पास फिर क्या होगा कि ये प्लाज्मा साइटोप्लाज्म की जो कंपोजिशन है, इसमें कितने परसेंट वाटर होगा? तो इसकी कंपोजिशन में क्या होता है? 90% क्या होता है? वाटर होता है। अब इसमें 90% इसकी कंपोजिशन में वाटर होता है। वाटर होने की वजह से 90% वाटर होने की वजह से हमने इसको कहा हुआ है
एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। क्या कहा हुआ है? एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। सब्सटेंस ऐसी सब चीज को कहते हैं जिसकी क्या हो, कंपोजिशन फिक्स हो। अब क्या ये एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है? अब एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस में वाटरी सब्सटेंस है जिसकी कंपोजिशन फिक्स है, और इसमें क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है, वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होती है, और क्या होते हैं हमारे पास डिसॉल्व प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, डिसॉल्व प्रोटीन, ठीक है, सोल्यूबल प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी, और उसके बाद क्या होंगे इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी, इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी इसमें प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या है, इसकी कंपोजिशन है जो इसको बना रहा है। वेस्ट मटेरियल सेल्स के जितना भी होगा इसमें प्रेजेंट होगा, डिसॉल्व प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी प्रेजेंट होंगे। तो हमने नेक्स्ट मूव ऑन करना है। अच्छा, ये भी चीजें इसमें प्रेजेंट है, तो इसमें नॉन सोल्यूबल पार्ट भी प्रेजेंट होता है जो कि हमारे पास क्या होती हैं, ऑर्गेनेलिस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? ऑर्गेनेलिस। अब ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं? लिटिल ऑर्गन्स, मीन के जो सेल्स का स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, वो भी क्या होती हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। तो हम यहाँ पे कुछ ऑर्गेनेलिस ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास जो मेजर ऑर्गेनेलिस है जो सेल में क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होती है और क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाती है। मीन के ये क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली होती है। फ्लैटेंड हम नेटवर्क को क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका भी हमने फंक्शन स्टडी करना है। उसके बाद हमारे पास जो मेजर ऑर्गेनेली है एनिमल सेल्स में, वो है हमारे पास कौन सी है, उसको ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, और क्या होता है इसकी इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी बनाती है, और इसमें क्या होता है इनर मेम्ब्रेन में डीएनए भी पड़ा होता है, और क्या पड़ा होता है मैट्रिक्स भी पड़ा होता है, और क्या ये एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी इसकी मेजर हमारे पास ऑर्गेनेली है। उसके बाद हमारे पास एक ऑर्गेनेली होती है इसकी वेजिकल की फॉर्म में, ठीक है, किसकी फॉर्म में, वेजिकल की फॉर्म में, और ये ऑर्गेनेलिस क्या होती है, लाइजोसोम। लाइजोसोम जो कि डाइजेशन के प्रोसेस को इंक्रीज करती है। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिस इसमें प्रेजेंट होती हैं, जिसे हमने क्या कहा था, नाम दिया था, जो प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं। हम उसको ब्लैक के साथ ही ड्रा करते हैं ताकि आइडेंटिफाई रहे। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 यूनिट वाली होती है जिसे हमने क्या कहा था, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या है, ये भी ऑर्गेनेलिस है, और ये किस पे भी प्रेजेंट होती है, हमारे पास इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी प्रेजेंट होती है, जो कि इसकी रफ स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है, और ये रफ शेप क्या करती है, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करती है। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी मूव करती है। उसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है जिसे हमने गोल्जी अपरेटस का नाम दिया था। क्या दिया था, गोल्जी अपरेटस का नाम। अब ये ऑर्गेनेलिस भी क्या है, इसकी फ्लैट शेप होती है, और सेल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिफरेंट काइंड की प्रोटीन्स रिसीव करती है, और इनको क्या करती है, पैकिंग करती है इन प्रोटीन्स की। हमने इसको नाम दिया था गोल्जी अपरेटस का नाम, अपरेटस। तो ये सेल की क्या थी, साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन थी। इसमें न्यूक्लियस है, इसमें डिफरेंट काइंड्स की ऑर्गेनेलिस हैं जो कि अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। हमने इसको डिस्कस कर लिया। ये होगी इसकी
कंपोजिशन। हमारे पास ठीक है ये सोलुबल पार्ट भी है और क्या है नॉन सोलुबल पार्ट भी है। हमने इसको वन बाय वन डिस्कस करना है। अब क्या सोलुबल पार्ट कौन सी रीजन को कंस्ट्रक्ट करता है और वो क्या कौन सी टाइप्स का होता है। तो हम आते हैं सोलुबल पार्ट पे और उस पे मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रा करूंगा साइटोप्लाज्म दो टाइप्स का होता है। क्या होता है साइटोप्लाज्म में टू टाइप की चीजें एग्जिस्ट करती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं। एक होता है हमारे पास एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, ठीक है, जिसे हम साइटोमेम्ब्रेनस सिस्टम भी कहते हैं। ये आपकी बुक में नहीं लिखा, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। साइटोमेम्ब्रेनस सिस्टम ये कहां पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब इस साइटोमेम्ब्रेनस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम भी कहते हैं। साइटो की जगह एंडो भी आ जाता है, मीन के विदिन दी सेल। अब मेम्ब्रेन से जाहिर हो रहा है कि ये लिपिड बाइलेयर वाला सिस्टम होगा और लिपिड बाइलेयर किन के पास मौजूद होती है, हमें पता है कि ऑर्गेनेलिस के पास लिपिड बाइलेयर मौजूद होती है। जिन ऑर्गेनेलिस के पास लिपिड बाइलेयर मौजूद होती है वो क्या बनाती हैं, एक सिस्टम बनाती हैं और एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसके पास भी अपना मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। उसके बाद इसके पास गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस, ये अपरेटस भी हमारे पास क्या है, एक फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद हमारे पास कौन सी, लाइसोसोम जो गोल्जी अपरेटस से बनता है, इसके पास भी अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये एक सीक्वेंस में फंक्शन परफॉर्म करते हैं और हम इस सिस्टम को कहते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, जो कि साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व नहीं होता। तो साइटोप्लाज्म की जो पहली टाइप है, मीन के पहली सब टाइप जो हमारे पास डिवाइड होती है वो है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, मीन के जो हमारे पास डिसॉल्व नहीं होता। अब हमारे पास स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, वो आती है गोल्जी अपरेटस के पास और गोल्जी अपरेटस उनको मॉडिफाई करता है और मॉडिफाई करने के बाद वेसिकल में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। और ये वेसिकल्स क्या होती हैं, या तो बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं या क्या करती हैं, जाके लाइसोसोम के साथ फ्यूज करती हैं और हमारे पास क्या करती हैं, एंजाइम, क्या करती हैं, एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और क्या बना देती हैं, हमारे पास लाइसोसोम बना देती हैं। तो ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम हो गया। ये क्या है, नॉन सोल्यूबल है और इनके पास क्या होती हैं, अपनी मेम्ब्रेन्स होती हैं। नेक्स्ट है इसका दूसरा पार्ट है साइटोसोल, ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है साइटोसोल। अब ये कौन सा है पार्ट, ये है सोल्यूबल पार्ट, ठीक है, ये कौन सा है, सोल्यूबल पार्ट, मीन के जिसमें सब्सटेंस हल हो सकते हो, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, साइटोसोल। अब साइटोसोल की 90% जो हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली थी वो क्या होती है, हमारे पास ये 90% इसमें वाटर प्रेजेंट होता है और 90% वाटर प्रेजेंट होता है और बाकी इसकी कंपोजिशन में क्या है, इनऑर्गेनिक साल्ट होंगे और क्या होगा, वेस्टेज मटेरियल होगा और हमारे पास ऐसी प्रोटीन्स होंगी, ऐसी एंजाइम्स होंगे जो कि रिएक्शन करवाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इसमें डिसॉल्व होंगे। अब साइटोसोल की आगे फर्दर दो टाइप्स की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्यूशन। आप कोई भी चीज वाटर में अगर डिसॉल्व होगी तो वाटर सोलवेंट के तौर पे एक्ट करता है और क्या करता है, अपने अंदर चीजों को डिसॉल्व करता है। तो वाटर क्या है, यहाँ पे सोलवेंट है, तो ये क्या करता है, डिफरेंट काइंड की प्रोटीन्स को, साल्ट्स को डिसॉल्व करता है। तो क्या करेगा, ये सॉल्यूशन बनाएगा। ये क्या बनाएगा, अगर इसमें वाटर में क्या हो, डिफरेंट काइंड की हमारे पास क्या साल्ट, प्रोटीन्स यानी एंजाइम डिसॉल्व हो जाए तो ये क्या बनाता है, हमारे पास सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है, सॉल्यूशन।
अब ये प्रोटीन और सॉल्ट क्या एक्ट करती है एज अ सोल्यूट। अब ये सॉल्यूशन बन गया हमारे पास। जब वाटर में क्या हुआ, सॉल्ट और प्रोटीन डिसॉल्व हुई, तो हमने इसको क्या कह दिया कि ये साइटोसोल क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन क्या होता है हमने वो भी डिस्कस कर दिया केमिस्ट्री में कि जब हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए तो वो हमारे पास सॉल्यूशन बना देता है। अगर हमारे पास सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन हमारे पास साइटोप्लाज्म में दो टाइप्स का डेवलप होता है। कितनी टाइप्स का डेवलप होता है, टू टाइप्स का। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, ठीक, दूसरा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। अब नेम से ही जाहिर हो रहा है कि ये ट्रू सॉल्यूशन होगा, हमारे पास हकीकी सॉल्यूशन होगा। अब हकीकी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिस सॉल्यूशन की क्वालिटी बेहतरीन होगी। मीन के ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें सारा का सारा डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, सॉल्यूट क्या हो जाए, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, उसकी जो कंपोजिशन है वो हमारे पास होमोजेनियस हो, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप शुगर पानी में मिक्स करते हैं तो जो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा वो ट्रू सॉल्यूशन होगा। ये आपके पास जार था एक, ठीक है, जग, उसमें आपने क्या किया, वाटर था आपके पास, वाटर की अमाउंट थी, और उसमें क्या आपने पुट की शुगर। तो शुगर अगर आप इसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए तो हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, जिसकी क्या हो, कंपोजिशन होमोजेनियस हो जाए, जिसमें पार्टिकल यानी कि हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स को हम आम आंख से ना देख सके, मीन के हमें सेपरेट नजर ना आए, तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन हो जाता है। तो ऐसी बहुत से साल्ट हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड वगैरह साल्ट है, कैल्शियम है, वो इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं आयंस वाटर में, और हमारे पास क्या बना देते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, हमारे पास पोटाशियम होता है, उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज। तो ये क्या है, ये ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। अब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जिसमें क्या है, कंप्लीट सॉल्यूट डिसॉल्व है, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, हमारे पास कंपोजिशन कौन सी होती है, हेट्रोजीनियस। कंपोजिशन कौन सी होती है, हेट्रोजीनियस, मीन के हमारे पास सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, उसके पार्टिकल्स क्या है, सेपरेट रहते हैं सॉल्वेंट में। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मिट्टी को मिक्स किया वाटर में, तो वो क्या होंगे, उनके पार्टिकल्स हमें आम आंख से नजर आएंगे, और कुछ देर बाद वो क्या करेंगे, पानी के नीचे बैठ जाएंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। मीन के अगर इसकी और भी आइडेंटिफिकेशन, अगर हम इस सॉल्यूशन से लाइट को गुजारे तो ये लाइट स्ट्रेट पास हो जाएगी, ठीक है, लाइट स्कैटर नहीं होगी, ठीक, लाइट स्कैटर नहीं होगी, फैलेगी नहीं। लेकिन अगर हम इस सॉल्यूशन से लाइट को पास करें तो लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी पार्टिकल से टकराने की वजह से। तो हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अब ये कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास साइटोप्लाज्म में दो काइंड का प्रेजेंट होता है। एक काइंड को हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट। एक होता है जेल लाइक और एक होता है नॉन विस्कस, जी, जेल लाइक और एक होता है नॉन विस्कस। अब जेल लाइक मीन के जेली टाइप होगा, जेल लाइक को कहते हैं हम विस्कस। अब विस्कस का मतलब क्या होता है,
जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो, जिसमें क्या हो, विस्कोसिटी का मतलब होता है कि उसकी जो फ्लोइंग फ्रिक्शन है वो ज्यादा हो। मीन के शहद जो है उसकी जो फ्लोइंग स्पीड है वो कम होती है वाटर की निस्बत, तो इसका मतलब वो क्या है, वो ज्यादा गाढ़ा है वाटर की निस्बत, तो वो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो मीन के कोलाइडल सॉल्यूशन जिसकी विस्कोसिटी गाढ़ापन ज्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं, जेल लाइक कहते हैं। और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन, हमारे पास नॉन विस्कस होता है। तो ये वाला जो जेल लाइक हमारे पास साइटोप्लाज्म की जो कंसंट्रेशन है मीन के साइटोसोल की, वो कहां पे पाई जाती है, वो पेरिफेरल रीजन में पाई जाती है, पेरिफेरल रीजन में पाई जाती है। अब ये पेरिफेरल रीजन कौन से होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के यानी कि सेल मेम्ब्रेन वाले जो साथ वाला रीजन होता है, ये वाला रीजन मैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ग्रीन मार्कर यूज कर रहा हूँ। ये वाला जो रीजन है हमारे पास क्या होगा, पेरिफेरल रीजन होगा, मीन के सेल मेम्ब्रेन के साथ वाला रीजन, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल रीजन। और ये क्या होगा, जेल लाइक होगा, इसमें कंपोजिशन क्या होगी, ज्यादा जेल लाइक होगी। और ये क्या होगा, नॉन विस्कस होगा। हमारे पास विस्कस होगा जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होगा, वो हमारे पास क्या होगा, नॉन विस्कस होगा। इसमें फ्लूइडिटी ज्यादा होगी और इसमें क्या होगी, फ्लूइडिटी कम होगी। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं इसके फंक्शन की तरफ। साइटोप्लाज्म के हम फंक्शन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इसके फंक्शन क्या है और ये फंक्शन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। तो फंक्शन कंपोजिशन को हमने डिस्कस कर लिया और इसकी जो टाइप्स थी ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरीज ऑफ द सॉल्यूशन, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब ये फंक्शन कौन सा परफॉर्म करता है, सबसे पहले ये स्टोरेज हाउस के तौर पे एक्ट करता है, स्टोरेज हाउस। अब स्टोरेज हाउस की एग्जांपल क्या है, ये वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करता है, ठीक है। सेल में कोई डाइजेशन का प्रोसेस हुआ और क्या हुआ है कि ये वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करेगा। अब हमारी बॉडी में जो मेजर एग्जांपल है स्टोरेज हाउस की, वो है फैट के सेल्स में क्या होती है, फैट स्टोर होती है, ठीक है। फैट सेल क्या करते हैं, फैट स्टोर करते हैं, हमारी बेली पे प्रेजेंट होते हैं और किडनी के इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं। फैट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और ये फैट ग्लोब्यूल्स, जो कि फैट हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, वो किस में अकामुलेट होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में अकामुलेट होते हैं। तो इसका मतलब ये स्टोरेज हाउस के तौर पे भी एक्ट करता है। सेकंड इसका फंक्शन है, ये स्पेस प्रोवाइड करता है डिफरेंट रिएक्शंस होने के लिए। सेल्स में हजारों किस्म के रिएक्शंस होते हैं जिनके लिए ये क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है। और जो मेजर रिएक्शन है, ठीक है, प्रोवाइड स्पेस, जगह प्रोवाइड करता है फॉर मैनी रिएक्शंस। अब वो रिएक्शन में सबसे जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है रिएक्शन की, एक एग्जांपल जिस तरह हमने फैट सेल को डिस्कस किया, तो हम उसकी एक एग्जांपल को भी डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी है हमारे पास एक रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मीन के इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। मीन के जिसमें हम ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं, किसमें, फार्मिक एसिड में। और क्या होती है, हमारे पास एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये किस में होता है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में अक्कर होता है और हमें क्या होती है, एटीपी एनर्जी हासिल होती है, एटीपी के मॉलिक्यूल हासिल होते हैं और साथ में एनएडीपीएच। तो ये एक रेस्पिरेशन का मेजर प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस वो किस में अकर कर रहा है, साइटोप्लाज्म में। तो इसका मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है इसको रन कौन करता है, एंजाइम। तो यहाँ पे मेजर सोलेबल एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। तो क्या है, ये सोलेबल एंजाइम भी इसी में साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, साइटोप्लाज्म में क्या हमारे पास
स्केलेटन भी मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा वैसे ब्रीफली ड्रा कर रहा हूं। ये क्या है, साइटोस्केलेटन है। हमारे पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन होता है जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और साइटोस्केलेटन में हम आगे मेजर टाइप्स को स्टडी करेंगे। तो अब साइटोस्केलेटन में एक हमारे पास फिलामेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, थिन फिलामेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, एक्टिन प्रोटीन का क्या होता है, फिलामेंट होता है, माइक्रोफिलामेंट होता है। अब ये माइक्रोफिलामेंट क्या करता है, ये सेल में फ्लूइड की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। मीन के ये सेल को की जो मूवमेंट है फ्लूइड की एक डायरेक्शन में करवाता है, और इस डायरेक्शन की वजह से, इस फ्लूइड की मूवमेंट की वजह से ये वाली ऑर्गेनेलिस अपनी जगह डिस्प्लेस करती हैं और एक सर्कल में घूमती हैं। इस सर्कल को हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इस तरह ऑर्गेनेलिस थी, तो ये क्या करती है, न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह सर्कल में घूमती है। क्या करती है, इस तरह सर्कल में घूमती है। ये न्यूक्लियस है हमारे पास, और ये एक्टिन फिलामेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलिस को क्या करता है, सर्कल में घुमाता है एक डायरेक्शन में। अब इस स्ट्रीमिंग, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। मीन के ये क्रिएट कौन कर रहा है, एक्टिन फिलामेंट, और किसकी मदद से क्रिएट कर रहा है, इस फ्लूइड की मदद से। मीन के एक्टिन फिलामेंट इस फ्लूइड को जब सर्कुलेट करेगा, और ये फ्लूइड क्या करेगा, ये डिफरेंट ऑर्गेनेलिस पे फोर्स डेवलप करेगा, और उस फोर्स के अंदर क्या करेंगे, ये ऑर्गेनेलिस सेल्स में मूवमेंट करेंगी। तो हम ऐसी स्ट्रीमिंग को, ऐसी मूवमेंट को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। ये क्या करती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलिस को सर्कल में सर्कुलेट करवाती हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये स्ट्रीमिंग को हम क्या कहते हैं, साइक्लोलाइसिस भी कहते हैं, साइक्लोसिस भी कहते हैं। ठीक है, साइक्लोसिस भी इसी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट को कहते हैं, और किसकी वजह से होती है, एक्टिन फिलामेंट की। अब ये तो हमने स्टडी कर लिया था यूकैरियोटिक सेल है। ये कौन सा है हमारे पास, यूकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म। अब हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या डिफरेंस है। तो प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, आपको पता है, और इसकी भी क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, हम ड्रा कर लेते हैं। और सेल मेम्ब्रेन के बाद इनका जो डीएनए सर्कुलर मटेरियल होता है, इसमें क्या होता है, लीनियर डीएनए होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है। इस तरह वो क्या होता है, वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है, और इनमें कोई सेपरेट बाउंड्री नहीं होती। इस वजह से इनका साइटोप्लाज्म क्या होता है, इनका डीएनए साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे कोई भी साइटोप्लाज्म और डीएनए के दरमियान क्या है, बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होती। तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, बिटवीन द न्यूक्लियाइड। ठीक है, ऐसे कहते हैं न्यूक्लियाइड, या हमारे पास इसको क्या लफ्ज यूज करते हैं, न्यूक्लियर रीजन। ठीक है, न्यूक्लियर रीजन। तो इसके दरमियान, और हमारे पास किसके दरमियान, सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो रीजन होगा, जो फ्लूइड होगा, हम उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये हमने आज कंप्लीट कर लिया कि साइटोप्लाज्म क्या है, और इसकी कंपोजिशन क्या है, और किस किस तरह की इसकी कंपोजिशन होती है। मीन के इसमें साइटोसोल रीजन क्या होता है, साइटोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद हमारे पास ट्रियो सोल्यूशन क्या होता है, और क्लाइडस सोल्यूशन क्या होता है, क्लाइडस सोल्यूशन के आगे कंपोजिशन क्या होती है, और ये फंक्शन कौन सा परफॉर्म करता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसमें ग्लाइकोलाइसिस का फंक्शन है, और स्टोरेज का। तो ये टेस्ट में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्लाइकोलाइसिस जो कि रिस्पायरेशन का एक फर्दर टॉपिक है, वो कहाँ पे अकर करता है, तो वो सेल के साइटोप्लाज्म में अकर करता है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।